नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है HTML, जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जो इसको बनाने वाला है उसका नाम है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया है। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हमें बस नाम से है, हमें नाम याद हो गया। कई हिंदी मीडियम वाले भी हैं, कई इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। ठीक है, और देखिए HTML का बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये भाई साहब ने क्या किया है कि 1989 में बना दिया है www। ठीक है, अब www क्या होता है? यह एक इंटरनेट का सबसेट है मतलब ये एक प्रचलित एप्लीकेशन है जो इंटरनेट की है। इस पर क्या होता है कि इंटरकनेक्ट वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, www पर क्या है कि इंटरकनेक्ट वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास, और इन वेब पेज जो अब इन्होंने पहले भाई साहब ने क्या किया है कि www बना दिया है, लेकिन वेब पेज है ही नहीं इसके पास। जब पहले www बना दिया है और वहाँ पर वेब पेजेस होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब इन भाई साहब ने क्या किया कि भाई मैंने www तो बना दिया, वर्ल्ड वाइड वेब तो बना दिया, लेकिन हमारे पास वेब पेजेस हैं नहीं। तब इस भाई साहब को ज़रूरत पड़ी कि मैं बना देता हूँ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इन्होंने 1991 में HTML का विकास किया। ठीक है, इन्होंने HTML का क्या बोलते हैं आविष्कार किया। इस HTML की वजह से हम वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, देखिए HTML का उपयोग करके हम वेब पेज बना लेंगे। वेब पेज से मिलकर हमारी वेबसाइट बनती है। और जब हमने वेब पेज बना दिया, मान लो उसमें हमें कुछ ऐड करना है या हमें उसके क्या बोलते हैं मेंटेन करना है, तो हम उसको मेंटेन या मैनेज करते हैं HTML के थ्रू। ठीक है, अब क्या हुआ कि HTML का यूज किस तरीके के वेब पेज बनाने के लिए किया जा सकता है। देखिए, आइए 2023 में क्वेश्चन आया था कि डायनेमिक वेब पेज किससे बनते हैं। ठीक है, तो HTML का हम यूज़ करते हैं स्टैटिक वेब पेज बनाने में। ठीक है, अगर स्टैटिक वेब पेज बनाना है तो हम HTML से बनाएंगे, और हमें अगर डायनेमिक वेब पेज बनाना है, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गए। ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं कि डायनेमिक वेब पेज बनाएंगे। तो क्वेश्चन अभी आईए में आया था, उसका एक आंसर था रूबी। ठीक है, रूबी से हम क्या करेंगे, डायनेमिक वेब पेज बनाएंगे। अब डायनेमिक वेब पेज क्या है, जिसमें क्या है कि हम चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन स्टैटिक वेब पेज बनाने के बाद उसमें चेंजेस कर पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, ये था थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमें HTML की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, HTML हमने क्यों बनाया था। तो इन भाई साहब ने HTML बनाया था 1991 में। उससे पहले इन्होंने क्या है 1989 में www बना दिया था, जिस पर क्या करते हैं इंटरकनेक्ट वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, अब वेब पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी इंटरकनेक्ट वेब पेजेस बनाने के लिए, तो पहले वेब पेजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज़ किया इन्होंने। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको HTML हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हाइपर टेक्स्ट क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो देखिए, हाइपर टेक्स्ट होता है जैसे नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, ठीक है, तो टेक्स्ट होता है नॉर्मल, नॉर्मल हो गया, जैसे लिख दिया जैसे एडवांस, ठीक है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट हो गए जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिखते हैं। लेकिन हाइपर टेक्स्ट होता है, ठीक है, मार्कअप जो लैंग्वेज होती है, ये ऐसी लैंग्वेज है कंप्यूटर की जिससे स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज क्या है? जिससे स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अभी इस क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट मतलब यह ऐसा एक कोड होता है जिससे हम कोई पर्टिकुलर वर्क कार्य करते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है कोई छोटा सा एक कोड हो गया जिससे हम कोई एक पर्टिकुलर कोई कार्य करते हैं, वो स्क्रिप्ट कहलाती है। जैसे मान ली वेब पेज है, ठीक है, ये कोई वेब पेज है, इसमें मान ली मुझे यहाँ पर कोई एंटर का बटन बनाना है, ठीक है, उस एंटर का बटन बनाना है, उस एंटर के बटन में मुझे कौन सा कलर डालना है, ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर कार्य है, तो ठीक है, वो स्क्रिप्ट हो गई है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया HTML, हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट हमने पढ़ लिया, लिंक्ड टेक्स्ट होता है। ठीक है, इस लिंक टेक्स्ट में ABCD ऐसे करके कोई एक लिंक टेक्स्ट होगा, उसके नीचे एक लाइन होगी। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे किसी वेब पेज पर हमें ले जाएगा, तो इस तरीके का जो टेक्स्ट होता है उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे कहानियाँ नहीं होती उसमें एक स्क्रिप्ट होती है, इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे? स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होती है? एक छोटा सा एक कोड होता है जिससे हम कोई करते हैं पर्टिकुलर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये थी हाइपर टेक्स्ट की कहानी। ठीक है, अब क्या है कि अब हम इसमें से कुछ कुछ टॉपिक हैं वो हम पढ़ लेते हैं, फिर हमारा इसमें इम्पोर्टेंट टैग होते हैं, हम उन टैगों के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो और देखिए, जो HTML है, HTML में क्या है कि जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया था, हम क्या करते हैं? स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं, उनको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। उनको मेंटेन करने का कार्य भी HTML में होता है। अब जो HTML है वो उसके अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, तो HTML से क्या है? हम वेब पेज का पूरा स्ट्रक्चर, ढांचा, उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, वेब पेज का उसका ढांचा बनाएंगे। ठीक है, अब जो ये HTML है भाई, वेब पेजेस बनाएंगे हम। ठीक है, तो वेब पेजेस, माफ कीजिएगा, ठीक है, वेब पेजेस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इसके अंदर 3 चीज़ों को काम में लिखते हैं। एक तो आते हैं टैग्स, टैग के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट, और फिर आते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इन 3 चीज़ों से हम, ठीक है, तो अगर हमें कोई भी वेब पेज डेवलप करना है, वेब पेज डेवलप करना है, तो हमें HTML में
इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टैग्स की, एट्रीब्यूट्स की और एलिमेंट्स की। ठीक है, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें मोस्टली एक इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि हमें, मान लीजिए हमें ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, कोई ऑप्शन दे दिया, हमें कोई क्वेश्चन दे दिया कि टैग, एलिमेंट, एट्रीब्यूट और वैल्यू, इन्हें ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, इन ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब पहले कौन आएगा, किसके अंदर क्या चीज़ होती है, किसके अंदर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर का भी क्वेश्चन आता है, तो हम वो बता देता हूँ मैं। देखिए, एलिमेंट, जिसे स्क्रिप्ट भी कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, एलिमेंट के अंदर होते हैं टैग, टैग के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स के अंदर होते हैं वैल्यू। किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है वो इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर हमारे टैग होंगे, टैग के अंदर एट्रीब्यूट होंगे, उस संबंधित टैग के, और उस एट्रीब्यूट के अंदर हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये था ओवरऑल HTML का ओवरऑल चीज़ थी। ठीक है, कि HTML हमें वेब पेज बनाने हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके क्या क्या ये क्या बोलते हैं, एलिमेंट हो गए। ठीक है, टैग हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, किसी वेब पेज को डेवलप करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर हमारे क्या हो गया कि किसके अंदर क्या चीज़ आती है, तो सबसे पहले आएगा एलिमेंट, कोई स्क्रिप्ट आएगी। ठीक है, हम किसी वेब पेज में कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर हमारे टैग आएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर उस टैग के कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाता है, जैसे मान ली कोई वर्ड वगैरह है और कोई भी हमें कलर देना है किसी को, तो ये कलर कोड का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देखिए, कलर कोड। ठीक है, तो मोस्टली जो कलर कोड होते हैं, बेस कलर होते हैं 3। ठीक है, RGB। ठीक है, ये 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, इनकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है 0 से लेकर F तक। ठीक है, अब 0 से लेकर F तक है, इसका मतलब ये ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसकी जो रेंज होगी वो 15 तक होगी। लेकिन क्या है कि हमारे 10 से स्टार्ट हो जाता है, 10 को हम इसमें A बोलते हैं, फिर B, C, D, E और F। ठीक है, इस तरीके की इसकी रेंज होती है। इस तरीके के नंबर सिस्टम को कहते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसमें देखिए आप भी कंफ्यूज होंगे कि 0 से F तक ये किस तरीके का नंबर सिस्टम हो गया। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। ठीक है, जिसमें 0 से 9 तक होते हैं नंबर, उसके बाद 10 को हम A से डिनोट करते हैं, फिर A B C D E F तक होते हैं 15 तक। ठीक है, तो जो इसकी रेंज होगी वो 0 से F तक होगी, हेक्साडेसिमल में होंगे, और ये टोटल होंगे 6 डिजिट में। ठीक है, टोटल 6 डिजिट में होंगे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे रेड कलर को डिनोट करना है, तो रेड कलर, तो रेड कलर में मैं क्या करूँगा, रेड कलर को मैं फुल कर दूंगा। ठीक है, रेड कलर को बढ़ाना है तो 6 डिजिट में करना है, तो 2 2 2 2 के इसमें पेयर बन जाएंगे। ठीक है, रेड कलर में मान लीजिए मैंने रेड कलर को कर दिया, ये रेड कलर इसमें फुल हो गया, और बाकी कलर मैं इसमें 0 कर देता हूँ, तो इसमें बाकी कलर 0 हो गए। ठीक है, ये ग्रीन 0 हो गया और ये ब्लू 0 हो गया, ये रेड कलर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ग्रीन कलर हो गया, तो ग्रीन कलर में मैं क्या करूँगा, ग्रीन कलर को फुल कर दूंगा। ठीक है, बाकी को 0 0 कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, ये रेड इसमें 0 हो गया, ब्लू इसमें 0 हो गया, और ग्रीन कलर इसमें फुल हो गया। ठीक है, अब जैसे ब्लू कलर हो गया, ब्लू कलर को मैं बताऊंगा, तो ये दोनों 0 कर दूंगा मैं, और ब्लू कलर को फुल कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक आता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को किस तरह करेंगे, तो ब्लैक कलर में क्या करेंगे, सबको 0 0 कर देंगे, कोई भी कलर नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर हो गया। वाइट कलर में क्या होगा,
सबको फुल कर देंगे। ये वाइट कलर का हो गया, ठीक है। ये छोटा सा ही है इसमें पार्ट है इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कलर कोड है, वो कलर कोड में जो बेस कलर है वो तीन कलर होते हैं, ठीक है। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। जो इनकी रेंज होती है 0 से F तक होती है, ठीक है। 0 से F जो नंबर सिस्टम होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें 0 से 9 तक नंबर होते हैं, और 10 से स्टार्ट होने पर ABCDEF तक जाते हैं, 15 नंबर तक, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टोटल 6 डिजिट में लेंगे, मतलब 2-2 के पेयर बनेंगे। इसमें रेड कलर होगा, रेड कलर को क्या करेंगे, इसमें रेड कलर जैसे मान लिया रेड कलर को बताना है तो रेड कलर में फुल कर देंगे, बाकी सबको 0-0 कर देंगे। ग्रीन कलर बनाना है तो ग्रीन कलर में हम क्या है, रेड कलर और ब्लू कलर को 0-0 कर देंगे, और ग्रीन कलर में FF कर देंगे, मतलब फुल कर देंगे, ठीक है। ब्लू कलर बनाना है तो बाकी सबको 0 कर देंगे, ब्लू कलर कर देंगे। अगर ब्लैक कलर बनाना है तो सबको 0-0-0 कर देंगे। व्हाइट कलर बनाना है सबको FFF कर देंगे, फुल कर देंगे, ठीक है। तो ये कलर कोड है, हो गया। अब कलर कोड क्या है कि अब कलर कोड को लिखते कैसे हैं। कलर कोड को लिखने की तरीका है, जैसे मान लीजिए बॉडी टैग हो गया, ठीक है। ये बॉडी टैग हो गया, इसमें टेक्स्ट ले लिया हमने, ठीक है। टेक्स्ट में अब इसको लिखते कैसे, इसको लिखेंगे हमेशा हैश से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लगाकर हैश। फिर मान लीजिए ब्लू कलर लिखना है या मान लीजिए ग्रीन कलर लिखना है, ठीक है। 00FF 00 और फिर इसे बंद कर देंगे टैग को, ठीक है। ये एंगुलर ब्रैकेट में आता है जब भी हम कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं HTML का यूज़ करेंगे तो ये हमेशा ब्रैकेट एंगल इसमें आएगा, ठीक है, एंगल और ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। इसका दूसरा टाइप भी है, अगर मान लीजिए हमें दूसरे तरीके से इसको लिखना है तो दूसरे तरीके में हम लिख लेंगे बॉडी में, बॉडी टैग में टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको हम इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर कोड हो गया, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इनको कलर कोड जब भी लिखेंगे तो कलर कोड लिखने से पहले हम क्या लगाएंगे, हैश लगाएंगे, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर इनको बंद कर देंगे। इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या है, इसको ये क्या है, ये ग्रीन कलर हो गया, दूसरा तरीका इसको सीधा ग्रीन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन वर्जन से कि HTML के वर्जन कितने हैं। कोई भी वर्जन है तो वर्जन के क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्जन कौन से साल में कौन सा HTML का वर्जन आया था, ठीक है। तो देखो मैंने पहले बताया था जो www है वो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में बनाया था, ठीक है, इंटरकनेक्ट वेब पेजों का समूह, ठीक है, जिसे सबसेट ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये इन्होंने 1989 में बना दिया, ठीक है। अब इनको वेब पेजों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्होंने क्या किया, HTML का जो फर्स्ट वर्जन था 0.0, ठीक है, वो बनाया था 1991 में, इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है, वो 1991 में गया था। उसके बाद 2-2 सालों के अंतराल पर HTML के वर्जन आते हैं। तो फर्स्ट वर्जन हो गया, फर्स्ट वर्जन बनाया था 1991 में HTML 0.0, ठीक है। उसके बाद आया था HTML प्लस, वो आया था 1993 में, ठीक है। फिर आया था HTML 2.0 1995 में। फिर आया था HTML 3.2, 2.0 के बाद 3.2। देखिए इनको तो याद ही करना पड़ेगा, 1997 में, ठीक है। HTML 4.1, 2-2 साल के अंतराल पे 4.1 पहले आया था 0.0, फिर आया प्लस, प्लस के बाद 2.0, 2.0 के बाद 3.2, 3.2 के बाद 4.1, ठीक है। ये आया था 1999 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाता है कि इसके बाद ये सब आए थे 2-2 साल के अंतराल पे। इसके बाद आया था XHTML, ठीक है, ये आया था 2000 में। अब XHTML में क्या हुआ, ये जो X है
इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्स का मतलब एक्सटेंसिबल है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद आया था XHTML के बाद आया था HTML 5.0। ठीक है, यह आया था सीधा इसके 8 साल बाद, सीधा 8 साल बाद आया था ये सीधा। ठीक है, 2008 में। ठीक है, बाकी सब में क्या है, 2-2 साल का गैप है। 1999 में, ठीक है, 2-2 साल के गैप, उसके 1 साल बाद XHTML आ गया था, फिर उसके सीधा 8 साल बाद आया था HTML 5.0। ठीक है, इसको एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, WHAT-WG। ठीक है, WHAT-WG के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका फुल फॉर्म है वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका सीधा क्वेश्चन आ जाता है WHAT-WG कौन सा HTML का वर्जन है, तो ये HTML 5.0। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जाते इसके बारे में पूछ लेते हैं। WG का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आया था HTML 5.1 माफ़ कीजिएगा 2016 में। ठीक है, इसके 2000 HTML के 8 साल बाद आया था 5.0। ठीक है, इसके भी 8 साल बाद आया था HTML 5.1, फिर आया था HTML 5.1। ठीक है, 2017 में। ठीक है, अब ये दोनों वर्जन सेम है, तो इसको तो बोलते हैं बेसिक वर्जन, इसको बोलते हैं एडवांस वर्जन। फिर अभी लेटेस्ट है HTML 5.2, ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ये 2017 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में अब थोड़ा सा दोबारा से इसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था www 1989 में। ठीक है, किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, इसको बनाया गया। उसके बाद आता है, इन्होंने क्या किया, HTML बनाया 0.0 1991 में, इन्हीं भाई साहब ने। ठीक है, फिर आया था HTML प्लस 1993 में, HTML 2.0 1995 में, फिर आया था HTML 3.2 1997 में, फिर आया था HTML 4.1, यह आया था 1999 में, फिर आया था XHTML, यह आया था 2000 में। इसकी फुल फॉर्म आती है, इसमें X का मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ था XHTML में। ठीक है, इसमें यूज़र डिफाइंड जो टैग है उसका यूज़ किया जाता है, ये हम आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जब आपको HTML के बारे में पता लग जाएगा तो इसके भी बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद आया था, इसके 8 साल बाद, ठीक है, HTML 5.0। ठीक है, यह आया था 2008 में, प्लस 8 साल बाद। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है WHAT-WG। ठीक है, WHAT-WG इसका दूसरा नाम है। इसको कहा जाता है वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। देखिए, मैंने ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन देखे हैं, वो इसके फुल फॉर्म क्या जाते हैं, या ये पूछ लेते हैं WHAT-WG कौन सा वर्जन था HTML 5.0। ठीक है, और इसमें WG का मतलब क्या है, ये वर्किंग ग्रुप है। इस तरीके में 2-3 क्वेश्चन ही देखे हैं इसके। तो इसके बाद आया था सीधा, ये 2008 में आया था। देखिए, ये 2000 से सीधा 2008, 8 साल के गैप पर।
ठीक है। फिर आया था HTML 5.1, ठीक है, ये आया था सीधा 2016 में। तो इसके भी सीधा 8 साल के बाद, ठीक है, सीधा 8 साल के बाद 2016 में आया इसका HTML 5.1, ठीक है। फिर आया था HTML 5.1 2017, ठीक है, दोनों का वर्जन एक है। तो इसको तो हम कहते हैं बेसिक वर्जन। इसमें कुछ चेंज करने के बाद इसको एडवांस किया गया था, इसको एडवांस वर्जन बनाया गया, ठीक है। इसके बाद आ गया था अभी हमारा HTML 5.2, यह आया था 2017 में। यह अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ये लेटेस्ट वर्जन है इस टाइम हमारा HTML 5.2 2017 का जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी HTML की है। देखिए, या तो क्वेश्चन आएगा लेटेस्ट वर्जन का पूछ सकता है, ठीक है। HTML 5.0 इसकी फुल फॉर्म वर्किंग ग्रुप, ठीक है, कब आया था ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद XHTML, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, X का मतलब क्या है, एक्सटेंसिबल, ठीक है, 2008 में आया था ये यहाँ। और इनको याद करना भी देखो इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसका आप इसको भी कर लेना है, नेटवर्क इंटरनेट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, www उसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या 1991 में 0.0 आया था, फिर 1993, 2 साल का गैप है सब में, देखिए +2 +2 +2 +2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ +1, 1 साल का गैप आ गया था। उसके बाद सीधा 8 साल का गैप से 5.0, फिर सीधा 8 साल के गैप के बाद 2016 में 5.1 बेसिक वर्जन आया था। फिर 5.1 इसका एडवांस वर्जन बना दिया था 1 साल के गैप पर, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर में HTML 5.2 निकाल दिया था, जो अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन हम इसको यूज़ कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था स्क्रिप्ट, वेब पेज बनाने के लिए हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं हमारे टैग के अंदर आते हैं हमारे एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर आती है हमारी वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो हमें अगर कोई भी वेब पेज बनाना है या वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो उसका हम फ्लो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लीजिए टैग लिख लेंगे। सबसे पहले हम कोई वैल्यू होगी, ठीक है, एट्रीब्यूट फिर टैग से हम क्या लिखते हैं स्क्रिप्ट से बनेगा वेब पेज, और वेब पेज से बनेगा हमारा वेबसाइट, ठीक है। टैग से हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट से हम वेब पेज बनाएंगे, वेब पेज से हम वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। टैग वो एट्रीब्यूट और वैल्यू टैग के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। और कोई भी जो टैग होगा वो एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट होगी वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आएगी, ठीक है। इसका हमें ध्यान देना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है और एंड स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर अगर एंगुलर ब्रैकेट नहीं दे रखा है, ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती उसमें, ठीक है। ये केस, ठीक है। तो हम छोटे छोटे से पॉइंट है इसके, वो पॉइंट को लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हो जाता है टैग से हम क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिख लेंगे, स्क्रिप्ट से वेब पेज, और वेब पेज से वेबसाइट, ये बना लेंगे, ठीक है। टैग का दूसरा क्या है, ये मतलब टैग क्या होगा, ये स्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है, और ये HTML का भी कंपोनेंट है, ठीक है। HTML का कंपोनेंट है, मैंने शुरुआत में बताया था HTML में क्या क्या होगा, ठीक है, वैल्यू होगी, और उसके बाद उसमें एट्रीब्यूट होंगे, टैग होंगे, ठीक है, ये उसका पार्ट है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें टैग बनाने की, ठीक है। तो वेबसाइट को हम क्या करते हैं, वेबसाइट को प्रभावी बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है।
चौथा एंगुलर ब्रैकेट में होंगे हमेशा टैग, ठीक है। उसके बाद पांचवा होता है ये केस इनसेंसिटिव होते हैं, ठीक है। केस इनसेंसिटिव होते हैं मतलब छोटे में लिखो, छोटे में या बड़े में, ठीक है। छोटे केस में लिखो या बड़े केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोअर केस या अपर केस, किसी भी केस में लिखो, ये दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे लिख दो बॉडी, चाहे बॉडी लिख दो, चाहे BODY लिख दो, ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, ये बिल्कुल सारे सही होते हैं, सबके सब सही है। इसमें केस इनसेंसिटिव होती है, जो अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था XHTML, वो केस सेंसिटिव होता है। XHTML केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसमें बड़े छोटे का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम, बड़े छोटे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सबकी वैल्यू ठीक है, सबकी वैल्यू मतलब सही होती है। अब होते हैं देखिए, अब हमने टैग्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। टैग्स से हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, वेब पेज बनेगा, वेबसाइट बनेगी। HTML का ये कंपोनेंट है, वेबसाइट को क्या करते हैं, ये इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आएगा। केस इनसेंसिटिव होते हैं मतलब लोअर केस में लिखो चाहे अपर केस में, सब सही होते हैं। उसके बाद होता है टैग, इसके टाइप होते हैं। टैग दो तरीके के होते हैं, कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग, ठीक है। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। जो कंटेनर टैग होता है, तो कंटेनर कैसा होता है, देखिए कंटेनर ऐसा होता है मतलब बंद। तो अगर हम शुरुआत में कुछ भी लिख लें, ठीक है, मान लें शुरुआत में हम इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हमने कुछ लिखा, उसके बाद हम, ठीक है, इसको बंद कर रहे हैं। बंद करने के लिए हमें शुरुआत में स्लैश लगाना पड़ेगा, डैश, ठीक है। अगर हम इसको बंद कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो टैग होगा वो कंटेनर टैग होता है। मतलब शुरुआत में कंटेनर क्या होता है, एक बॉक्स मान लीजिए, ठीक है। इस बॉक्स को हम बंद कर दिया तो कंटेनर हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें क्या है कि अगर स्टार्ट में हम किसी टैग का कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसमें शुरुआत में हम किसी टैग को ओपन कर दिया, तो उस टैग को हम बाद में अगर क्लोज कर रहे हैं तो वो कंटेनर टैग होता है। और एम्प्टी टैग होता है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एम्प्टी टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये पार्ट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको आप शुरुआत में स्टार्ट करके और आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है, उसको वहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अब कंटेनर टैग के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंटेनर टैग, तो जैसे मैंने बताया था, इसको ओपन और क्लोज दोनों किया जाता है। मतलब अगर ओपन किया है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर अब देखिए इसमें, अब ये ओपन हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये ओपन हो रहा है और इसको हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का पेयर बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेयर टैग भी कहते हैं। इसको हम पेयर टैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको ओपन करा है तो क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पेयर टैग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके के टैग होते हैं, इनको कंटेनर टैग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम एम्प्टी टैग में मैंने आपको बताया था एम्प्टी टैग क्या होता है। एम्प्टी टैग में क्या है कि इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक बार ओपन हो जाते हैं तो इनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सिंगुलर टैग, ठीक है। कंटेनर टैग को क्या कहा जाता है, पेयर टैग, इसको कहा जाता है सिंगुलर टैग। इसमें इसके एग्जांपल हैं,
ठीक है, जैसे बी आर हो गया, उसके बाद एच आर हो गया, हॉरिजॉन्टल रूलर, इसके बाद हो गया इनपुट, और एक हो गया आई एम जी। इस तरीके के जो टैग है वो एम्प्टी टैग हो जाते हैं। ठीक है, ये अब आते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हमने टैग के बारे में पढ़ लिया। टैग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। ठीक है, कंटेनर टैग होता है जिसको ओपन कर दिया तो बंद करना पड़ेगा, इसको पेयर टैग भी कहा जाता है। एम्प्टी टैग क्या होता है, इसको अगर ओपन कर दिया तो क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, इसको सिंगुलर टैग भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, पेयर टैग और सिंगुलर टैग। ठीक है, अब हम टैग के अंदर क्या आते हैं, एट्रीब्यूट आते हैं। तो अब हम एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट का क्या होता है, एट्रीब्यूट आते हैं टैग्स के अंदर। किया जाता है। ठीक है, किसी भी टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं और संबंधित टैग्स के अंदर ही इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कुछ टैग होंगे, उस टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एट्रीब्यूट है वो दूसरे टैग में यूज़ कर लिया। ठीक है, तो संबंधित जो टैग होगा, जो एक पर्टिकुलर टैग है उसके साथ जो संबंधित, ठीक है, रिलेशनेबल जो एट्रीब्यूट होंगे उसका उपयोग उसी टैग के साथ किया जा सकता है। ठीक है, और इनका जो यूज़ है, इनका यूज़ बिना टैग के नहीं किया जाता। ठीक है, कोई ना कोई पर्टिकुलर टैग होगा, उस टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट होंगे उसका यूज़ उन्हीं टैग के साथ किया जाता है, बिना टैग के इनका यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, एट्रीब्यूट टैग्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं। देखिए, हमने टैग के बारे में पता चल गया। ठीक है, और इसकी जो हाइपर टेक्स्ट है उसके बारे में पता चल गया, मार्कअप जो लैंग्वेज है क्यों बोलते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया है। ठीक है, एट्रीब्यूट कहाँ होते हैं और वैल्यू कहाँ होती है, उन सब के बारे में हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे कि किसी भी HTML का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है HTML, उसके बाद आता है हेड, उसके बाद आता है टाइटल, फिर आता है बॉडी टैग। ठीक है, तो HTML टैग, HTML के बाद आता है हमारा हेड, हेड के बाद आता है टाइटल, और टाइटल के बाद आता है बॉडी। ये इंपॉर्टेंट होता है, इस टैग को, इस टैग में मेटा डाटा को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी संरचना होती है, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जो शुरुआत होती है वो HTML टैग से होती है। किसी भी अगर वेब पेज अगर बनाना है तो उसकी जो शुरुआत होती है इसी से होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेब पेज की लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेब पेज की जो लैंग्वेज होगी वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ये एक तरीके का क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। ठीक है, अगर इसे हमने HTML अगर हमने शुरुआत में लगा दिया है किसी वेब पेज में तो हमें लास्ट में HTML लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हेड्स, हेड टैग। ठीक है, हेड टैग में इसमें हेडिंग, सेक्शन डिफाइन किया जाता है।
किसी वेब पेज का हम इसमें हेडिंग सेक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग में क्या होगा, टाइटल को टाइटल बार पे प्रदर्शित या डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी टैग। ये इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है। अब हम जो आगे की बात है वो इस पे ही करेंगे। बॉडी टैग है, सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा जाता है, मेटा डाटा लिखा जाता है। अब मेटा डाटा क्या है, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। डेटा के बारे में डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसको मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके के क्या होते हैं, सर्चिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मेटा डाटा होते हैं। तो मेटा डाटा, क्वेश्चन आ जाता है कि मेटा डाटा कहाँ होते हैं, तो मेटा डाटा होते हैं बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, कोई भी HTML हमें पेज बनाना है तो उसकी शुरुआत होती है HTML टैग से। HTML टैग के अंदर हेड टैग के अंदर टाइटल के अंदर बॉडी के अंदर मेटा डाटा, ठीक है। उसके अंदर फिर आ जाएंगे टैग के अंदर एट्रीब्यूट, फिर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें इसका ये स्ट्रक्चर हमें याद करना है, ठीक है। HTML के बाद आता है हेड के अंदर आता है टाइटल के अंदर आता है बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर आएगा मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा आएगा। मेटा डेटा क्या हो गया, डेटा अबाउट डाटा के बारे में डाटा होता है। इन्हें एक तरीके के सर्चिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, मेटा डाटा को, ठीक है। तो ये इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। अब हम बॉडी टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं हम, देखिए बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग में क्या होता है, बॉडी टैग में मेटा डाटा होता है, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स हैं, देखिए कुछ टैग हैं उनके एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, कुछ टैग उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो जो एट्रीब्यूट्स होता है वो उसी टैग में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ अब हम यहाँ से हम टैग स्टार्ट कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट टैग हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। और बॉडी टैग है, बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट है वो इसके एट्रीब्यूट है 4। पहला आता है टेक्स्ट, दूसरा आता है BG कलर, तीसरा आता है बैकग्राउंड, चौथा आता है लिंक, ठीक है। तो बॉडी टैग में क्या होता है, 4 तरीके के इसके एट्रीब्यूट है। टेक्स्ट हो गया, BG कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, लिंक हो गया। टेक्स्ट में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के कलर का निर्धारण, ठीक है। वेब पेज में हमने देखा होगा कई जो टेक्स्ट होते हैं उसमें कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर टेक्स्ट में हमें कलर देना है तो हमें टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, और जो किस में होते हैं, बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर हमें टेक्स्ट का निर्धारण करना है या टेक्स्ट का जो कलर देना है वो हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। BG कलर करते हैं बैकग्राउंड में कलर या रंग देने के लिए, ठीक है। देखिए जो भी कहीं देखा होगा आपने, किसी वेब पेज को ओपन कर लेंगे हम, वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेब पेज होते हैं, तो हमने देखा होगा जो वेब पेज होते हैं उसमें कई बैकग्राउंड में है ना कलरफुल होता है। मान लो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, मैजेंटा हो गया या पर्पल हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो कलरफुल होते हैं बैकग्राउंड, वो एट्रीब्यूट हम BG कलर में मिलेगा, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर यूज़ होता है, BG कलर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उसमें बैकग्राउंड का हम कलर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में कोई इमेज प्रदर्शित करने के लिए, अगर हम किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड में, कई बार देखा होगा बैकग्राउंड में एक इमेज होती है, ठीक है। अगर हमें उस बैकग्राउंड में, वेब पेज के बैकग्राउंड में अगर हमें कोई इमेज उसको इंसर्ट करना है, इमेज प्रदर्शित करनी है, ठीक है, डिस्प्ले करनी है,
तो हमें बैकग्राउंड क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, जो बॉडी टैग का एक पार्ट है। फिर आता है लिंक। देखिए जो हाइपर लिंक है, ठीक है, नाम से है हाइपर लिंक, जो लिंक्ड टेक्स्ट होते हैं, लिंक्ड टेक्स्ट, ठीक है, लिंक है, हाइपर लिंक बोलते हैं। और हाइपर लिंक कौन से होते हैं? लिंक टेक्स्ट होते हैं। इनका हम कलर देने के लिए, देखिए कई जो हाइपर टेक्स्ट होते हैं आपने देखा होगा, वो ब्लू कलर में होते हैं, कोई कैसे कलर में होता है, कोई कैसे कलर में होता है। तो वो देने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट का यूज़, मतलब इस तरीके का हाइपर टेक्स्ट को कलर देने के लिए लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, बॉडी टैग में हमारे 4 एट्रीब्यूट थे, ठीक है। टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को कलर देने के लिए बीजी कलर, बैकग्राउंड में हमें कलर देने के लिए बैकग्राउंड, अगर एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं हम बॉडी टैग के अंदर, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में क्या करेंगे, कोई भी इमेज को प्रदर्शित करनी होगी, कोई इमेज डिस्प्ले करनी होगी, तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और अगर लिंक, हमें कोई भी लिंक है, अगर लिंक को कलर देना है तो हम क्या करेंगे, लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, जो बॉडी टैग के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, अब देखिए जो कलर के बारे में, इसमें जिस तरीके का मान लिया हमें कलर देना है, तो हमने सबसे पहले कलर कोडिंग पढ़ लिया था, ठीक है। तो हम कलर कोडिंग का इसमें यूज़ करेंगे, हैशटैग लगाएंगे, जिस तरीके का हमें कलर देना है उस तरीके का, हम मान लीजिए ग्रीन कलर देना है तो ग्रीन कलर का हमें, मान लीजिए लिंक को ग्रीन कलर का करना है तो हम इस तरीके का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कलर कोडिंग का हमने पहले ही पढ़ लिया था, कलर कोडिंग का यूज़ करके इसमें कलर दे सकते हैं। अब देखिए कुछ आते, टैग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से मतलब हल्का सा एक टॉपिक है, इंटरैक्टिव टूल्स। टूल्स या टैग्स, ठीक है। ये किस तरीके के टैग होते हैं? ये होते हैं फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग होते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग टैग कैसे होते हैं? जैसे मान लिया हमें किसी टेक्स्ट को क्या करना है, फॉर्मेटिंग, सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब, मान लीजिए हम किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिंग बनाने के लिए हम उसे आकर्षक बनाते हैं, आकर्षक बनाने के लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। अब अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? मान लीजिए किसी टेक्स्ट को हमें अट्रैक्टिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उसको बोल्ड कर देंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, उसको कोई कलर दे देंगे, उसको क्या करेंगे, उसे इटैलिक कर देंगे, ठीक है, जो हमें सबसे अलग दिखाई दे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी पैराग्राफ में हमें कोई मान लो चीज़ है, उसको हमें सबसे अलग दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हम बोल्ड कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसको डार्क कर देंगे, उसके बाद उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं, उसको इटैलिक फॉन्ट में हम लिख सकते हैं, जिससे क्या है कि वो सबसे अलग दिखाई दे, ठीक है। तो उनको कहते हैं इंटरैक्टिव टूल्स या इंटरैक्टिविटी टैग कहते हैं, ठीक है। एक आता है जैसे, अब फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है, अब एक यूज होता है वर्ड फॉर्मेट। ये फॉर्मेट होता है इसमें कंप्लीट डेटा को, कंप्लीट मतलब ऑल, कंप्लीट डेटा को ही चेंज कर देते हैं, तो वो फॉर्मेट होता है। और एक जो यूज होता है जैसे डिलीट, डिलीट में क्या होता है, सेलेक्टेड डेटा को हम इसमें चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा, जैसे इंटरेक्टिव टूल्स, क्वेश्चन आ जाता है जैसे उसमें उसने टैग दे दिए तो पूछेगा इंटरेक्टिव टूल कौन कौन से हैं, तो फॉर्मेटिंग टूल, तो हम देख लेंगे कि कौन कौन से टैग हैं जो उसके किसी टेक्स्ट के को मतलब अट्रैक्टिव बनाने में यूज़ हो रहे हैं, तो उस तरीके के टूल्स को इंटरेक्टिव टूल्स कहते हैं। जैसे मान लो कोई टैग है, बोल्ड बना रहा है, अंडरलाइन कर रहा है, या कलर दे रहा है, या उसको इटैलिक कर रहा है, तो ऐसे टूल को इंटरेक्टिव टूल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे कुछ टैग हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं फटाफट। छोटे छोटे टैग हैं, और मोस्टली इसमें 25 से 30 टैग हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आते रहते हैं। हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, फटाफट उनको पढ़ लेते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले जो टैग यूज़ होता है फर्स्ट नंबर पे टैग, ठीक है, बी टैग, जिसको कहते हैं बोल्ड टैग। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है उसको हमें अगर बोल्ड करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करने में, डार्क करने में, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर हमें बोल्ड करना है, उसको डार्क करना है, तो हमें इस टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल है, मान लो क्वेश्चन दे दिया जैसे बेबी, ठीक है, इस वर्ड को हमें क्या करना है, बोल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, बोल्ड टैग लगाया, इसमें लिखेंगे हम बेबी, बेबी, और फिर इस टैग को हम बंद कर देंगे ये तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का कंटेनर टैग हो गया ये। कंटेनर टैग हो गया है। ठीक है, तो अब जब इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट इस तरीके का होगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, बेबी को ये डार्क कर देगा। ठीक है, इसका एक दूसरा भी है, मान लीजिए बेबी जो क्या बोलता है, बोल्ड टैग हो गया। ठीक है, इसका एक दूसरा टैग भी है जिसको हम स्ट्रॉन्ग टैग भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग होता है, वो भी यही काम करता है, सेम बोल्ड टैग की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ ले बोल्ड टैग की तरह कौन सा काम करता है, तो स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। ठीक है, तो ये दो टैग हो गए इसके अंदर, बोल्ड टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, दोनों का काम एक ही है, टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम है इसका। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आ जाता है आई टैग। ठीक है, जिसको इटैलिक टैग भी कहा जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को इटैलिक मतलब तिरछा करने के लिए। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है उसको आपने देखा होगा ना, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम तिरछा लिखना चाहते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, इटैलिक टैग का यूज़ करना पड़ता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था इंटरेक्टिविटी टूल। ठीक है, जो किसी फॉर्मेटिंग में यूज़ होता है, तो ये एक तरीके का फॉर्मेट टूल है। किसी को बोल्ड कर रहे हैं, किसी को हम क्या कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके का एक टैग होता है जिसको ईएम टैग भी कहते हैं। ठीक है, ईएम टैग भी इटैलिक टैग की तरह कार्य करता है। ठीक है, इटैलिक टैग की तरह काम करता है ईएम टैग। तो इस तरीके से हमारे 4 टैग हो गए। देखिए, बोल्ड टैग पढ़ो, बोल्ड टैग की तरह कौन सा करता है, स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, टेक्स्ट को बोल्ड करने में। उसके बाद आता है आई टैग, इटैलिक टैग, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। ठीक है, आई टैग की तरह एक दूसरा टैग भी है ईएम टैग। अगर हम आई टैग लगा दो चाहे ईएम टैग लगा दो, दोनों एक ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग टैग है लेकिन काम इनका एक ही है। ठीक है, तो ईएम टैग भी यूज़ कर सकते हैं हम, इनको हमने साथ में पढ़ लिया। एक आता है बीआईजी टैग। ठीक है, टेक्स्ट को टेक्स्ट साइज बढ़ाने में। ठीक है, जैसे नाम से ही पता लगा, बीआईजी, टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने में। ठीक है, अब इसमें देखिए, हम इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है टेक्स्ट का, डिफ़ॉल्ट साइज टेक्स्ट का होता है 3 पॉइंट। ठीक है, अगर हमें इसे मैक्सिमम साइज बढ़ाना है, मैक्सिमम साइज होता है 7 और मिनिमम साइज होता है वो होता है 1। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट का अगर डिफ़ॉल्ट साइज है वो 3 होता है। इसको हमें, ये वेब पेज के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, HTML के अंदर बात कर रहा हूँ, तो HTML में डिफ़ॉल्ट साइज 3 होता है। इसको मैक्सिमम साइज हम 7 तक कर सकते हैं और मिनिमम साइज इसका 1 होता है। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए,
अगर BIG टैग लगा दिया हमने, मान लो एक बार BIG टैग लगा दिया तो वो एक बार ही उसके साइज को बढ़ाएगा। मान ली किसी टेक्स्ट का साइज 3 है, ठीक है, इसके बीच में हमने BIG टैग लगा दिया, ठीक है, मान लो हाई, ठीक है, ये हमने लगा दिया BIG टैग, ठीक है, ये इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मान लो ये तीन नंबर है, इसका साइज है 3 पॉइंट, ठीक है, तो इसको बढ़ा देगा ये हाई, इसका साइज मान लो हो गया 4 पॉइंट, ठीक है। तो जितनी बार हम BIG टैग लगाएंगे ये उतनी बार साइज बढ़ाएगा। ये नहीं है कि हमें मान लो 7 पॉइंट पर पहुंचना है तो एक बार BIG टैग लगा दिया, तो नहीं, हमें क्या करना है, उससे उतनी ही बार हमें BIG टैग लगाते हुए जाना है, ठीक है। मान लीजिए एक बार BIG टैग लगा दिया तो 3 से 4 हो गए, फिर BIG टैग लगा दिया तो 4 से 5 हो गए, फिर BIG टैग लगा दिया 5 से 6 हो गए, फिर BIG टैग लगे, ठीक है, 6 से 7 हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। फिर आता है एक चौथा, स्मॉल टैग, ठीक है। स्मॉल टैग टेक्स्ट साइज कम करने में इसका यूज होता है। देखिए वही डिफ़ॉल्ट साइज इसमें 3 होता है, इसका मैक्सिमम साइज 7 होता है, इसका मिनिमम साइज 1 होता है, ठीक है। तो हमें अगर स्मॉल टैग लगा रहे हैं तो हम टेक्स्ट का साइज इसमें क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। हमें किसी भी टेक्स्ट का साइज कम करते हुए जाना है तो हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। और देखिए जितनी बार हमें जिस पॉइंट तक हमें एक मान लीजिए मिनिमम साइज 1 होता है इसका, ठीक है, और हमें इस टाइम 3 पर, तो हमें मान लीजिए 1 पर जाना है तो हम उतनी ही बार स्मॉल टैग का यूज़ करते हुए जाएंगे और इसके साइज को कम करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये इसका काम है। एक टेक्स्ट हो गया जिसको कहते हैं मार्क टेक्स्ट, मार्क टैग, ठीक है। मार्क टैग का यूज होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने में। किसी टेक्स्ट को मान लिए हमें वेब पेज के अंदर उसको हाईलाइट करना है। आपने देखा होगा ना, कोई वर्ड लिख रहा है, उसमें मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक टेक्स्ट है, उसको हमने हाईलाइट कर रखा है, येलो कलर में कर रखा है, ठीक है, तो येलो कलर में या किसी और कलर में कर रखा है, तो वो हाईलाइट करने के लिए हम इस मार्क टैग का यूज़ करेंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईलाइट करने में किस टैग का यूज़ किया जा सकता है, मार्क टैग है उसका यूज़ किया जाता है। इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है, ठीक है, हाईलाइट करने में जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो होता है येलो, ठीक है। इसके बाद आता है एक SUP टैग, जिसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने मैथ में कोई क्वेश्चन है, मैथ में हमने कई बार देखा होगा ना x², तो ये जो हमें मान लीजिए इस टेक्स्ट को कैसे लिखेंगे, तो इस टेक्स्ट को इसको कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट, इस टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इस तरीके का हमें मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम क्या करेंगे, SUP टैग, सुपर स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे, जिससे ये क्या है कि जो वर्ड होगा, जो नंबर होंगे, ये इसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सब टैग, तो ये 7वां हो गया। सब टैग, ठीक है। तो हमने देखा है कि H2O इस तरीके का जो हमें नंबर है जो किसी टेक्स्ट के नीचे लेके जाना है, तो इस तरीके का लिखने के लिए SUP टैग, सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरीके का लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है। फिर आता है एक DEL टैग, जिसको कहते हैं डिलीट टैग का यूज़ किया जाता है। मान ली कोई टेक्स्ट है वो हमने लिख दिया है, ठीक है, उसे हमने डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट टैग का यूज़ हम इसमें किया जाता है, ठीक है। अब जो डिलीट टैग है वो कैसे दिखाई देगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आई लव यू, ठीक है। अब मैंने इसके आगे लगा दिया, मान लो इसे डिलीट टैग लगा दिया, तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा ऐसे कटा हुआ दिखाई देगा, स्ट्राइक थ्रू के तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये स्ट्राइक थ्रू के
जैसे दिखाई देगा, मतलब ये कटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है स्ट्राइक थ्रू के तरीके से। अब मान लीजिए हम किसी कोई भी टेक्स्ट है, अगर हम उसमें डिलीट टैग का यूज़ कर रहे हैं तो वो किस, ठीक है। अब आता है एक नेक्स्ट टैग, ठीक है, यू, जिसको कहते हैं अंडरलाइन टैग। ठीक है, किसी भी जो टेक्स्ट होगा नीचे लाइन खींचने के लिए इस टैग का यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कोई नाम, कपिल, ये सिंपल नाम है, इसके नीचे मान ली मुझे कोई लाइन खींचनी है, तो मुझे इस टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसी टैग की तरह एक और दूसरा टैग होता है जिसको कहते हैं INS टैग। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर आपको लाइन खींचनी है, चाहे आप अंडरलाइन टैग यू टैग यूज़ करें, चाहे आप INS टैग यूज़ करें, दोनों का काम ये एक ही होता है। इसके बाद आता है एक BR टैग। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी जो लाइन है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, किसी लाइन को भी जैसे ब्रेक करना है तो ये उसका काम करता है। ठीक है, और मान लीजिए जैसे ये कोई लाइन है ABC, ऐसे ऐसे करके कोई लाइन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर BR टैग लगा दिया। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट कहाँ से होगी, ये वापस इधर से स्टार्ट होगी। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो ये इंटर की के समान कार्य करता है। समझ गए आप? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन चल रही है, मुझे मान लो उसे यहाँ से तोड़ना है, तो मैं यहाँ पे BR टैग लगा दूंगा। तो BR टैग करते ही तो ये क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होने लग जाती है। जैसे मान लीजिए हम वर्ड में कोई भी लाइन है, कोई भी पैरा यूज़ कर रहे हैं, तो हम एंटर दबाते हैं, जहाँ से हम एंटर दबाते हैं वो वहीं से शुरुआत से स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो ये एंटर की के समान भी इसका यूज होता है। ये एक तरीके का इम्पटी टैग है। देखिए, मैंने आपको इम्पटी टैग बताया था जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत में इसका एग्जांपल भी दिया था, वो BR टैग, वो ब्रेक रो टैग, वो यही टैग था। ठीक है, किसी भी लाइन को तोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एंटर के समान होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक HR टैग, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, इस टैग का यूज कहाँ किया जाता है, सीधी लाइन खींचने के लिए। ठीक है, BR टैग लाइन को तोड़ने के लिए, HR टैग हॉरिजॉन्टल रूलर सीधी लाइन को खींचने के लिए। मान लिया हमें कोई टेक्स्ट है, वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में शुरुआत से एंड तक लिखना है, तो हम HR टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब हमें इसमें लिखना है तो इस टैग का एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि कुछ टैग है जिनके एट्रीब्यूट है, तो वो उन्हीं टैग में यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ टैग के एट्रीब्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस टैग के 2 एट्रीब्यूट हैं, एक तो है साइज़, एक साइज़ होता है। ठीक है, और एक दूसरा एक एट्रीब्यूट है जो विड्थ होता है। ठीक है, मान लीजिए देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन की किस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं, इसकी विड्थ में। ठीक है, कितनी इसकी चौड़ाई है विड्थ में, और क्या इसकी साइज़ है। ठीक है, मान लीजिए कितनी मोटी लाइन है, ठीक है, और कितनी पतली लाइन है, तो हम इसको, इसके 2 एट्रीब्यूट है, एक तो इसको विड्थ में, चौड़ाई में, ठीक है, और इसके साइज़ में। ठीक है, इसको मापते हैं। ठीक है, ये इसके हॉरिजॉन्टल रूलर, इसके 2 एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, साइज़ को हम नापेंगे पिक्सल में। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई भी लाइन है उसके साइज को किस में नापा जाता है, तो पिक्सल में नापा जाता है, और विड्थ को नापते हैं हम परसेंटेज में। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में एक बार और दोबारा से बता देता हूँ। मान लीजिए कोई लाइन है
इस लाइन की जो विड्थ है इसको तो हम नापेंगे परसेंटेज में, और इसकी जो साइज है, मान लीजिए कितना मोटा है कितना पतला है, इसको हम मापेंगे पिक्सल में। ठीक है, तो ये दोनों किसके एट्रीब्यूट हो गए, ये दोनों HR टैग के एट्रीब्यूट हो गए। हॉरिजॉन्टल रूलर किसी भी लाइन को, मतलब किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कोई लाइन है उसको सीधी खींचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग, ठीक है, कोई भी फॉन्ट है, कोई भी उसमें हम टेक्स्ट यूज लिख रहे हैं तो वो किस फॉन्ट में होगा, तो वो फॉन्ट टैग हम यूज़ करते हैं। इसके 3 एट्रीब्यूट हैं। पहला है कलर, दूसरा है फेस, और तीसरा है साइज। ठीक है, कोई भी जो फॉन्ट है, टेक्स्ट है, उसका हम कलर, वो फेस, वो किस मतलब फॉन्ट में लिखा हुआ है, और उसका साइज। ठीक है, जो कलर होता है वो डिफ़ॉल्ट कलर होता है, वो होता है ब्लैक। ठीक है, बाकी मैंने आपको कलर कोडिंग बता दी है, आपको किस कलर में किसको चेंज करना है कलर कोडिंग के हिसाब से आप कर सकते हो। दूसरा है फेस। ठीक है, ये फेस को किस फॉन्ट में लिखा जाता है, तो डिफ़ॉल्ट हम जो फॉन्ट यूज़ करते हैं इसमें यूज़ करते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये फॉन्ट होते हैं, देखिए अलग अलग फॉन्ट होते हैं। जैसे आप वर्ड में कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो उसके 3 फॉन्ट चलते हैं। एक मंगल चलता है, ठीक है, जैसे हम हिंदी टाइपिंग करते हैं वर्ड के अंदर, तो एक मंगल फॉन्ट होता है, एक होता है कृतिदेव, ठीक है, 010, एक होता है देवलिस। ये अलग अलग फॉन्ट है, तो ये हिंदी के हो गए। इंग्लिश में देखिए आप कैलिबरी बॉडी, कैलिबरी है, हेडिंग, ये अलग अलग फॉन्ट होते हैं। तो अगर हम HTML में यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, साइज़ होता है वही साइज़ है जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 होता है, मैक्सिमम होता है 7 और मिनिमम होता है 1। ठीक है, जो हमने अब वो जो बिग और स्मॉल जो टैग हमने यूज़ किया था कि हमें साइज़ को कम और ज़्यादा करना है, तो उसमें भी हमने पढ़ा था जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है HTML में फ़ॉन्ट का वो 3 होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हेडिंग टैग। इसको इस तरीके से लिखा जाता है H1 H1 H12 H6 हेडिंग टैग। ठीक है, ठीक है, तो ये हेडिंग टैग है। ठीक है, मान लीजिए कोई हेडिंग है, ठीक है, कौन सी हेडिंग बड़ी है कौन सी हेडिंग छोटी है, तो ये साइज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा साइज होता है, बिगर साइज, वो होता है H1, और स्मॉलर साइज होता है वो होता है H6। ठीक है, हेडिंग में, ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग में जो बिगर साइज होता है वो H1 होता है, और स्मॉलर साइज होता है वो H6 होता है। ठीक है, इसका एक एट्रीब्यूट है हेडिंग टैग का, वो एट्रीब्यूट होता है अलाइन। ठीक है, इसको हम कहाँ पे करेंगे, सेंटर में करेंगे, लेफ्ट में करेंगे, राइट में करेंगे। ठीक है, वो इसका एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्री टैग, जिसको कहते हैं प्री डिफाइंड या प्री फॉर्मेट टैग। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, जो टेक्स्ट जैसा लिखा है वैसा दिखाना, वैसा ही आउटपुट, वैसे ही डिस्प्ले करना। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया प्री टैग और मैंने ऐसे लिखा है,
ठीक है। अगर वैसे सिंपल करेंगे तो एक लाइन में आएगा, और अगर सिंपल नहीं किया और मैंने यहाँ पे प्री टैग लगा दिया कि मुझे इसको ऐसे कैसे लिखना है, तो इसका आउटपुट ऐसे ही आएगा जैसे मैंने इसमें लिखा है। ठीक है। अगर हम प्री टैग नहीं लगाते हैं तो फिर जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा, बिना बिना प्री टैग का आउटपुट आएगा ऐसे। ठीक है। तो इसका ये काम होता है कि जैसा है उसको वैसे के वैसे दिखाना, प्री डिफाइंड टैग। अब आता है IMG टैग। इसका क्या काम होता है, इमेज प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है। अगर हमें इमेज प्रदर्शित करनी है या इमेज को डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो हम इस टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका एक एट्रीब्यूट है, इसके एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट में कुछ है, इसके 4 एट्रीब्यूट है। ठीक है। पहला एट्रीब्यूट है SRC, दूसरा है ALT, फिर आता है हाइट, और फिर आता है विड्थ। ठीक है। SRC को कहा जाता है सोर्स। ठीक है। इमेज को हम किस सोर्स से लें, मान लीजिए वो एक तरीके का क्या होगा, ये पाथ हो गया। ठीक है। किस सोर्स से लेना है। ठीक है। मान लीजिए वो किस ड्राइव में पड़ा है, आपकी इमेज है वो डेस्कटॉप पे है, या आपकी इमेज है वो किसी ड्राइव में है, तो उस ड्राइव में से लेके आना है। तो हम उसमें अगर SRC सोर्स लगाते हैं, ठीक है, SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं इमेज के लिए, तो वो SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे हम उसमें। ठीक है। मान लीजिए अगर हम उस सोर्स पे जा रहे हैं, ठीक है, उस सोर्स पे हमें मान लीजिए कोई इमेज नहीं मिलती, तो फिर हम ALT का यूज़ करेंगे, जिसको कहते हैं अल्टरनेट। अगर वो हमें सोर्स पे उस पाथ पे अगर हम वो इमेज नहीं मिलती है आपकी, तो हम अल्टरनेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि भाई उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं। और फिर आती है हाइट और विड्थ। मान लो इमेज आ गई, ठीक है, तो उस इमेज की क्या तो हाइट होगी और क्या विड्थ होगी। ठीक है। ये मान लीजिए कोई इमेज है, इस इमेज की ये हाइट और ये विड्थ, इसको मेज़र करने के लिए ये इस एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। अच्छा, हाइट और विड्थ को किस में नापते हैं, इसमें पिक्सल में। ठीक है। हमने उसमें पढ़ा था अभी जो हॉरिजॉन्टल रूलर था, HR टैग था। ठीक है। उसमें भी एट्रीब्यूट, उसमें 2 एट्रीब्यूट थे, एक तो साइज का था और एक विड्थ का था। तो विड्थ को उसमें किस में नापा गया था, उसमें परसेंटेज में नापा गया था, और साइज को पिक्सल में। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, इसके एट्रीब्यूट में हम किस में नापेंगे, दोनों पिक्सल में नापेंगे। ठीक है। और जो ALT है अल्टरनेट, इसका मैंने बता दिया। अगर सोर्स में इमेज नहीं मिलती तो अल्टरनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगर उसमें मिल जाती है तो हम उसका यूज़ करेंगे SRC, वो इमेज प्रदर्शित हो जाएगी। अगर वो इमेज प्रदर्शित नहीं होती है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ALT का यूज़ करेंगे। और बाकी है हाइट और विड्थ, ये किस में नापेंगे, पिक्सल में नापेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है P टैग को बोलते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है। पैराग्राफ, इसका काम क्या है, पैराग्राफ बनाने में इसका काम किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पैराग्राफ कैसे स्टार्ट होता है, तो देखो कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होगा ऐसे स्टार्ट होता है, फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है। और फिर ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके का अगर हमें पैराग्राफ बनाना है तो हम P टैग का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ स्थान, मतलब कुछ जगह है ना, वो छोड़ी जाती है। ठीक है। स्टार्टिंग और एंड में कुछ जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि पैराग्राफ का फॉर्मेट इस तरीके का ही होता है। तो हम इसका यूज़ करते हैं पैराग्राफ बनाने के लिए, इस टैग का। अब आता है मार्क्यू टैग। ठीक है। ये भी, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं मार्क्यू टैग के। देखिए आपने कई बार वेब पेज खोला होगा, कोई भी वेब पेज है,
वो खोला होगा, तो उसमें देखा होगा आपने ऐसे ऐसे कोई लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से चल गई, मान लीजिए चाहे वो यहाँ से आ रही हो चाहे वो यहाँ से आ रही हो, तो कोई लाइन गई, ऐसे टेक्स्ट आता रहेगा, टेक्स्ट आता रहेगा, फिर वो चले जाएगा, फिर थोड़ी देर देर बाद वो टेक्स्ट आता है, फिर वो चले जाता है। तो ऐसा जो स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए मार्क्यू टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, जो चलता हुआ टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करने के लिए मार्क्यू टैग का यूज़ किया जाता है। अब इसके एट्रीब्यूट है, इसके 4 एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट तो है डायरेक्शन, दूसरा एट्रीब्यूट है इसका लूप। ठीक है, सॉरी लूप। तीसरा इसका एट्रीब्यूट है हाइट और चौथा है विड्थ। ठीक है, देखिए अभी हमने जो वो यूज़ किया था, कौन सा, अभी हमने यूज़ किया है IMG इमेज टैग। इसमें हमने हाइट और विड्थ को किस में नापा है, पिक्सल में। लेकिन अगर हम मार्क्यू टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाइट और विड्थ को नापेंगे हम परसेंटेज में। ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इन डिफरेंस को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल रूलर में जो साइज़ था पिक्सल में था, विड्थ थी वो परसेंटेज में थी। ठीक है, अगर हम IMG यूज़ करेंगे, इमेज टैग यूज़ करेंगे, तो उसमें सारा किस में चले जाएगा, पिक्सल में। लेकिन अगर हम मार्क्यू टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो सारे किस में चले जाएगा, परसेंटेज में। ठीक है, ये इसका है डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो क्या हो सकती है, डायरेक्शन जो टेक्स्ट है, मान लीजिए जो टेक्स्ट है वो इधर से भी जा सकता है, वो इधर से भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे कि किस में, किस दिशा में कौन सी जा रही है। तो अगर इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है, जो इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो तो होती है लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट मतलब इधर से स्टार्ट होगी वो इधर जाएगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, लेफ़्ट डायरेक्शन होती है। और इसका लूप, अब मान लीजिए कोई वेबसाइट पे है, कोई टेक्स्ट इधर से स्टार्ट हुआ, एग्जांपल के लिए इधर से स्टार्ट हुआ, वो इधर चले गया, फिर थोड़ी देर बाद इधर से स्टार्ट हुआ, इधर चले गया। ठीक है, अब जो इसका लूप है, मतलब इस तरीके से इसको लूप बोलते हैं। लूप क्या होता है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई चीज़ और वो वापस आके यहाँ पे मिल जाती है, वो एक तरीके का लूप है। अब ये कितनी बार चलेगा, ठीक है, तो उसका डिसाइड करते हैं इस लूप में। ठीक है, मान लीजिए मुझे 3 बार चलाना है उस टेक्स्ट को, उसके बाद नहीं चलाना, तो 3 बार। वैसे इसका डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट लूप होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे हम इसके कितनी बार भी चला सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैसे इन्फिनिटी होता है। मतलब वो आप जितनी देर खोल के रखोगे वेब पेज, वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एट्रीब्यूट है, मार्क्यू टेक्स्ट, चलता हुआ टेक्स्ट दिखाने के लिए, जो वेब पेजेस पे टेक्स्ट चलते रहते हैं वो दिखाने के लिए। और इसके 4 एट्रीब्यूट है। डायरेक्शन मतलब आपको किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में लेके जानी है, चाहे आप इधर से भी कर सकते हो चाहे आप इधर से भी कर सकते हो। वैसे डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो लेफ़्ट होती है। ठीक है, लूप है, लूप क्या है, उसे कितनी बार चलाना चाहते हो हम टेक्स्ट को। वैसे डिफ़ॉल्ट इसका जो लूप होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब वो अनंत चलता ही रहेगा वो, जब तक आप खोल के रखोगे। हाइट और विड्थ किस में, परसेंटेज में। अगर ये IMG टैग होगा तो उसमें हाइट और विड्थ किस में नापेंगे, पिक्सल में नापेंगे। ठीक है, अब आता है सेंटर टैग। सेंटर टैग कोई भी टेक्स्ट को सेंटर में या मध्य में डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, कोई भी मान लीजिए टैग, कोई भी टेक्स्ट है वो लिख रहा है, उसे मान लीजिए हम वेब पेज के बिल्कुल बीच में लाना चाहते हैं, तो हम ये सेंटर टैग लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एड्रेस टैग। देखिए सिंपल सिंपल है, बस कुछ के तो नाम में ही इनका आंसर छिपे हुए होते हैं, एड्रेस टैग। ठीक है, किसी भी जो क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी टेक्स्ट का एड्रेस प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है आर टैग, रीड करने के लिए। ठीक है,
इसके बाद आता है ABBR टैग, ठीक है। इस टैग को कहा जाता है एब्रीवेशन टैग कहा जाता है, ठीक है। एब्रीवेशन मतलब छोटा रूप, मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट है उसका अगर हमें मान लीजिए उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो हम ABBR टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है एक वीडियो टैग। इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड टैग मतलब इस टैग का यूज होता है उल्टे क्रम में लिखने के लिए, ठीक है। उल्टे ऑर्डर में लिखना है तो इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया वीडियो टैग, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ कपिल, फिर मैंने इस टैग को कर दिया बंद, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट कैसा आएगा? उसका आउटपुट आएगा LIPAK, मतलब इस टेक्स्ट को ये उल्टा कर देगा, ठीक है। उल्टा करने के लिए हम वीडियो टैग का यूज करते हैं। अब आता है टेबल टैग। ठीक है, टेबल बनाने के लिए, ठीक है। इस टेबल टैग के अंतर्गत आते हैं TR, TH और TD, ठीक है। टेबल रो, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा, ठीक है। इसको कैसे मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए सीरियल नंबर लिख रहा है या नेम लिख रहा है, यहाँ एज लिख रही है, ठीक है, यहाँ परसेंटेज है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हेडिंग है, तो ये हेडिंग है, इनको कहते हैं TH, टेबल हेडिंग। ये रो हो गई, ठीक है, ये दोनों रो है, इनको कहते हैं टेबल रो, ठीक है। रो को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद XY 1 2 या XY कोई नाम है, एज है 12 13, ठीक है, परसेंटेज कोई भी लिख दो, XY परसेंटेज हो गया मान लिया, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो डेटा लिखा हुआ है इसको कहते हैं TD, टेबल डेटा, ठीक है। तो इसके मतलब टेबल टैग के अंतर्गत 3 टैग और आते हैं, ठीक है। टेबल टैग टेबल बनाने के लिए, TR टेबल रो, तो इसमें कितनी रो हैं, TH टेबल हेडिंग, कितनी हेडिंग है इसके अंदर, और टेबल डेटा, इसमें कितने डेटा हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें टेबल डेटा हो गए। टेबल रो हो गई 2, ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3, ये BC में आएगी। और टेबल हेडिंग हो गई 1 2 3 4, 4 इसमें टेबल हेडिंग हो गई, ठीक है। तो ये है। अब इसके क्या है? एट्रीब्यूट। इसके एट्रीब्यूट हो गए टेबल टैग के, वो हो गए 3। पहला तो आएगा बॉर्डर, दूसरा आएगा कॉल स्पैन, तीसरा आएगा रो स्पैन। बॉर्डर टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, टेबल, ठीक है, ये टेबल हो गई। इस टेबल का मान लीजिए हमें बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर क्या है? इसको थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसका बॉर्डर बनाना है तो थोड़ी ये डार्क हो जाएगी। तो क्या है? बॉर्डर बनाने में किसका? टेबल का, ठीक है। टेबल का हमें बॉर्डर बनाना है तो हम टेबल टैग के अंतर्गत इसका बॉर्डर टैग, बॉर्डर जो इसका एट्रीब्यूट है इसका यूज़ करेंगे। कॉल स्पैन, देखिए ये कॉलम है, ठीक है, ये कोई टेबल है, इसके 2 कॉलम हो गए, ये सॉरी 3 कॉलम हो गए, ठीक है।
1 2 3, 3 कॉलम है। अगर मान लीजिए हमें मुझे इसके और कॉलम में तोड़ना है तो ये इसके 1 2 3 4 4 कॉलम हो गए। तो क्या है, कॉलम का विभाजन मतलब तोड़ने में इसका यूज किया जाता है कॉल स्पैन का। रो स्पैन होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गई, ठीक है, टेबल हो गई, इसमें 3 रो हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक और रो बनानी है, ठीक है, 2 रो और बनानी है, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें एक रो और ऐड होगी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें रो को विभाजन में या रो को तोड़ने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल टैग है, टेबल टैग का यूज करते हैं टेबल बनाने में, ठीक है। टीआर हो गया टेबल रो, ठीक है, टेबल रो होती है। टीआर का मतलब टीएच होती है टेबल हेडिंग, जो मैंने बता दिया। ये टेबल हेडिंग होगी, टेबल डाटा, टेबल के अंदर जो डाटा होता है टेबल डाटा। अब इसके एट्रीब्यूट है 3, इसके एट्रीब्यूट है, एक बॉर्डर हो गया, कॉल स्पैन हो गया, रो स्पैन हो गया। बॉर्डर होता है तो टेबल है, उसको अलग से प्रदर्शित करने के लिए उसको बॉर्डर बनाते हैं तो वो थोड़ी डार्क हो जाती है, इसका इसके एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। फिर आता है कॉल स्पैन, टेबल में जो कॉलम है उसको और ज़्यादा बनाने के लिए, उसको कॉलम को और ज़्यादा विभाजित करने के लिए, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। रो स्पैन, रो है, रो को मुझे और भागों में तोड़ना है और भागों में मुझे बनाना है और रो बनानी है तो मैं रो स्पैन का यूज करूंगा, ठीक है। ये तीनों इसके एट्रीब्यूट हैं, ये टेबल टैग के अंतर्गत आते हैं। अब आता है एंकर टैग, ए टैग इसको बोलते हैं एंकर टैग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका यूज किस में करते हैं, इसको यूज करते हैं लिंक करने में। इस टैग का यूज किया जाता है लिंक करने में। लिंक कितने तरीके से होते हैं, सेम डॉक्यूमेंट से लिंक, सेम डॉक्यूमेंट से लिंक हो सकता है, अदर डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं, और तीसरा है अदर वेबसाइट से। लिंक, ठीक है। तो जैसा मैंने आप बताया, ठीक है, ए टैग है, एंकर टैग बोलते हैं। एंकर टैग का यूज होता है लिंक करने में, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम कहीं पे लिंक करना है, हाइपर टेक्स्ट में किसी वेब पेज में लिंक करना है तो हम इस टैग का यूज करते हैं। अब लिंक हमें मान लीजिए किसी वेब पेज में किसी चीज़ को लिंक करना है तो वो सेम डॉक्यूमेंट से हो सकता है, उसी डॉक्यूमेंट में उसी वेब पेज में किसी चीज़ को उधर दूसरी जगह अगर हमें उसको लिंक करना है तो सेम डॉक्यूमेंट से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए अब कोई अदर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसको हमें इसके साथ अटैच करना है, इसके साथ लिंक करना है तो हम एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए किसी और अदर वेबसाइट है, कहीं दूसरी वेबसाइट पर उसका लिंक हमें यहाँ पर देना है, उसको लिंक करना है आपस में इस वेब पेज के साथ, तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। तो 3 तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका जो एक एट्रीब्यूट है वो है HERF, ठीक है। ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि HERF ये किसका मतलब एट्रीब्यूट है, तो ये एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, HERF, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस बोला जाता है इसको, HERF। ये एंकर टैग का एट्रीब्यूट है, ठीक है। एंकर टैग किसमें, लिंक करने में डॉक्यूमेंट को। लिंक कैसे कैसे कर सकते हैं, सेम डॉक्यूमेंट से हम लिंक कर सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट से हम लिंक कर सकते हैं, और अदर वेबसाइट से हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो इन 3 तरीके से इसको यूज किया जाता है एंकर टैग। अब है मेटा टैग, ठीक है। मेटा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डेटा अबाउट डेटा मतलब डेटा के बारे में डेटा जानकारी, तो इसका यूज किया जाता है। इसका यूज होता है हेड टैग के अंतर्गत, ठीक है। देखो मैंने शुरुआत में बताया था, स्ट्रक्चर जब बताया था तो स्ट्रक्चर में क्या था, पहले HTML था, फिर था हेड, फिर था टाइटल,
फिर था बॉडी टैग। ठीक है, तो इसका जो यूज है वो हेड सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है। किसका? मेटा टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, ये डेटा के बारे में डेटा होता है और इसको क्या कहा जाता है? सर्चिंग वर्ड्स इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। इसमें सीधा सीधा पूछता है डेटा अबाउट डेटा, मेटा टैग, मतलब किसी डेटा के बारे में हमें जानकारी या सर्चिंग वर्ड होता है तो उसको किस टैग के अंतर्गत आता है? वो मेटा टैग के अंतर्गत आता है। और इस टैग का यूज किस टैग के अंतर्गत करते हैं? वो हेड टैग के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। अब आता है क्यू टैग। ठीक है, इसको कहा जाता है क्वोटेशन टैग। ठीक है, इसका यूज किया जाता है जो टेक्स्ट होता है दोनों तरफ, स्टार्टिंग और एंडिंग में। ठीक है, कोटेशन मार्क लगाने में। वो कैसा होता है? इस तरीके का होता है। आपने टेक्स्टों को देखा होगा, स्टार्टिंग और एंड में इस तरीके का अगर हमें मार्क लगाना है, जैसे मान लीजिए कपिल है और मैंने इसमें क्यू टैग लगा दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ये कैसा प्रदर्शित होगा? ये ऐसे यूज होगा कि APIL, ये इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो कोटेशन टैग इस तरीके का टैग होता है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है कोटेशन मार्क लगाने के लिए। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग और है, लिस्ट टैग। ये बड़ा टैग भी है थोड़ा सा और ये इम्पोर्टेंट भी टैग है। ठीक है, देखिए अब अगर हमें HTML में मान लीजिए कोई डेटा है, डेटा के बारे में हमें जानकारी देनी है। ठीक है, तो एक तो होता है रेंडमली डेटा देना, एक होता है लिस्ट के थ्रू डेटा देना। तो अगर हमें कोई भी जो डेटा है लिस्ट के रूप में प्रदर्शित करना है, अगर लिस्ट के रूप में प्रदर्शित करना है कोई डेटा, तो हम लिस्ट टैग का यूज कर देते हैं। ये कैसे? इंडेक्स की भांति, इंडेक्स की तरह, लिस्ट की तरह ये क्या होगा? जो हमारा डेटा है वो प्रदर्शित होगा। ठीक है, अब ये इसके जो लिस्ट है, लिस्ट के टाइप है वो 3 तरीके के होते हैं। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट को लिखा जाता है OL से, अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखा जाता है UL से, और डेफिनेशन लिस्ट को लिखा जाता है DL से। ठीक है, ये लिस्ट टैग के प्रकार हैं 3 अलग अलग तरीके के। हमें मान लीजिए कोई भी जो लिस्ट है वो हमें ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना है, मतलब ऑर्डर्ड तरीके से एक निश्चित ऑर्डर्ड में लिखना है। मान लीजिए हमने कई लिस्ट देखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके, हमें ABCDEFG ऐसे तरीके से हमें ऑर्डर्ड में लिखना है, तो हम इस टैग का यूज करेंगे। अगर हमें अनऑर्डर्ड लिखना है तो देखा होगा आपने नंबर बुलेट्स, कई किसी के आगे ऐसे बुलेट लगे होते हैं, कोई ऐसा मार्क लगा होता है। ठीक है, उसमें नंबर नहीं लिखे होते, लेकिन वो भी एक लिस्ट की तरह ही होती है, तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आएगा। ठीक है, तीसरा डेफिनेशन लिस्ट है। तो हम देख लेते हैं पहले ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? एक क्रम में, ऑर्डर में, ठीक है, एक क्रम में ऑर्डर में लिखा होता है, लिखी लिस्ट होती है। ठीक है, ये कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, या फिर हो सकते ABCD ऐसे होगी, या बड़ी ABCD ऐसे हो सकती है, या फिर इसे रोमन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल रोमन हो गई, ऐसे हो सकता है, या फिर हमें बड़ी रोमन कैपिटल रोमन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रोमन में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसका क्या है? इसके 2 एट्रीब्यूट है ऑर्डर्ड लिस्ट के। लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट के 2 एट्रीब्यूट है, इसके एट्रीब्यूट।
ठीक है। इसके दो एट्रीब्यूट है, एक तो होता है टाइप और दूसरा होता है स्टार्ट। ठीक है। टाइप, हमें किस तरीके का टाइप यूज़ करना है, मान लीजिए हम नंबर यूज़ कर रहे हैं या स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, रोमन, उस तरीके का हम इसमें टाइप लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है स्टार्ट, स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू किससे स्टार्ट हो, मान लीजिए हमें 3 से स्टार्ट करना है तो वो स्टार्टिंग वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, लिस्ट में। और किस तरीके का टाइप का हमें मतलब नंबरिंग करनी है, किस तरीके का ऑर्डर में हमें दिखाना है, तो वो हमारे टाइप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है। वैसे अगर इसमें हम मुझे डिफ़ॉल्ट लिखना पड़े कि डिफ़ॉल्ट टाइप कौन सा है, तो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है नंबर। ठीक है, ये इसका डिफ़ॉल्ट टाइप हो गया। और ये एक निश्चित, मतलब अगर हमें निश्चित क्रम में लिखना है तो हमें ऑर्डर लिस्ट को लिखेंगे। ठीक है। अब इसका दूसरा आ जाता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसमें कोई नंबर नहीं होते, कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता, क्रम नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम किस का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं। और जो सिंबल है वो 3 तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट में 3 तरीके के सिंबल यूज करते हैं। एक तो आता है डिस्क, दूसरा है इसमें स्क्वायर, और तीसरा है इसमें सर्कल। ठीक है, ये सर्किल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और ये डिस्क हो गई। जो डिस्क है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें डिस्क का यूज करते हैं। ठीक है। एक तीसरी जो लिस्ट है, ठीक है, वो डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट हो गई। ठीक है, इसके माध्यम से हम किसको प्रदर्शित करेंगे, इसके माध्यम से हम टर्म्स की डेफिनेशन को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और टर्म्स की डेफिनेशन कैसे होगी, मतलब लगभग शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, टर्म्स की डेफिनेशन को प्रदर्शित करेंगे, शॉर्ट फॉर्म को वो करेंगे, इसमें प्रदर्शित करेंगे। जैसे हो गया, जैसे डीबीएमएस हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमें एचटीएमएल हो गया, ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। इस तरीके से हमें क्या है, शॉर्ट फॉर्म अगर प्रदर्शित करनी है तो उसके हमें डेफिनेशन लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। टर्म की जो डिटेल होती है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अंदर दो इसके एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट, टर्म्स की डिटेल प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, इसके 2 एट्रीब्यूट हैं। पहला एट्रीब्यूट है इसका dt, और दूसरा इसका एट्रीब्यूट होता है dd। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेशन टर्म, उसको बोलते हैं डेफिनेशन डेटा या डिटेल। ठीक है, डेफिनेशन टर्म या डेफिनेशन डाटा या डेफिनेशन डिटेल या डेटा डिटेल, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये यूज होता है डेफिनेशन लिस्ट के अंतर्गत। इसके 2 एट्रीब्यूट है। ठीक है, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, इस डेफिनेशन लिस्ट के अंतर्गत 2 टैग का यूज किया जाता है। और देखिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ये लिस्ट टैग के अंतर्गत प्रदर्शित होगी। देखिए मैं शुरुआत से रिवाइज कर देता हूँ। लिस्ट टैग होता है लिस्ट के रूप में डेटा को प्रदर्शित करना। लिस्ट कैसे बनेगी, इंडेक्स की तरह बनेगी। 3 टाइप के लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट कोई एक निश्चित क्रम में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 हमने जो कोई भी लिस्ट बनाई है उसमें सीरियल नंबर डले हुए होते हैं, वो इस तरीके के हो सकते हैं। इसके 2 एट्रीब्यूट है, टाइप और स्टार्ट। देखिए किस तरीके का हम ऑर्डर यूज़ करेंगे वो तो टाइप में आएगा, और जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है वो नंबर होता है, ये वाले नंबर
रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टार्ट, वो कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग वैल्यू मान लीजिए हमें 3 या 4 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मान लीजिए हमें किसी क्रम में उसको प्रदर्शित डिस्प्ले नहीं करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें नंबर नहीं होता, तो इसके जो सिंबल हैं वो 3 तरीके के सिंबल यूज होते हैं, ठीक है। टाइप्स इसमें डिस्क आता है, स्क्वायर आता है, सर्कल होता है। बाय डिफॉल्ट होता है डिस्क का यूज, ठीक है। फिर आता है डेफिनेशन लिस्ट, तीसरी लिस्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट। ये टर्म की डेफिनेशन को, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म को प्रदर्शित करेंगे। इस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर 2 टैग यूज होते हैं, एक तो dt होता है और एक dd यूज होता है, dd। तो dt का वो बोलते हैं डेफिनेशन टर्म या डिटेल टर्म, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, दोनों में से एक होता है dd डेफिनेशन डाटा या डिटेल, ठीक है। डेफिनेशन डिटेल या डेफिनेशन डाटा, इसको दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब आता है फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म टैग क्या होता है, सूचनाओं को इनपुट करने के लिए। देखिए हम अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सभी ने हमने फॉर्म भरा होगा, तो हमने फॉर्म भरा है तो उसमें हमने सूचनाओं को, जो हमारी जानकारियां हैं, हमने अपना डेटा है उसमें फिल किया है, तो हम सूचनाओं को, जानकारियों को हम इसमें इनपुट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए फॉर्म है, ठीक है, ये किसी की भी डिटेल है, ठीक है। इसमें शुरुआत में आता है नेम, ठीक, उसके बाद आता है पासवर्ड, फिर आता है जेंडर, क्वालिफिकेशन आ गई, एड्रेस आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके का आता है, सबमिट भी होता है लास्ट में बटन, ठीक है। तो ये जिस मतलब अपने जो डेटा है उसमें हमें फिल करना है, तो हमें इस तरीके का मिलता है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं किस किस तरीके का फॉर्म में क्या क्या होता है, ठीक है। तो जो इसके फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग के टाइप, इसके 2 टाइप है, एक तो होता है इनपुट और दूसरा होता है सेलेक्ट। ठीक है, इसके जो टाइप है वो 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म टैग, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है इनपुट और दूसरा होता है सेलेक्ट, ठीक है। इनपुट में क्या हो गया, इनपुट में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट हो गया जैसे, ठीक है। पासवर्ड हम इनपुट करते हैं, ठीक है। फिर जो टेक्स्ट, मान लीजिए ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें हमें कुछ लिखना है, तो टेक्स्ट एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम जेंडर हो गया, तो हमें टिक मार्क लगाना होता है कहीं पे, तो क्या है, उसको कहते हैं रेडियो बटन, ठीक है। उसके बाद रेडियो बटन ऐसा होता है, ये हो गया, इसके अंदर बिंदी हो गई, रेडियो बटन हो गया, रेडियो बटन हो गया। फिर होता है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स होता है ये इस तरीके का होता है चेक बॉक्स, ये हो गया, ये रेडियो बटन ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके का तो है इनपुट, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर आता है ड्रॉप डाउन। देखिए कोई लिस्ट होगी, कई बार हम देखते हैं ऐसा एक लिस्ट होती है, इसके नीचे ऐसा एक एरो बना हुआ होता है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें डिटेल खुल जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ओपन होने के बाद क्या खुलते हैं, ऑप्शंस खुलते हैं। तो ऑप्शंस किस में होते हैं, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन में हमने क्लिक किया, इसके नीचे हमें ऑप्शन खुल गए, उस ऑप्शन में से हम उसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे मान लो स्टेट का है, स्टेट का ऑप्शन है, हमने इस पर क्लिक किया तो स्टेट्स के नाम आ जाएंगे, तो हमें अपना राजस्थान, राजस्थान ऑप्शन को हमने क्लिक किया तो वो वहाँ पे वो फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये ऐसा टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स इस तरीके का होता है, जिसमें हम पासवर्ड डालते हैं तो वो हमें ऐसे एस्ट्रिक के रूप में दिखाई देता है, पासवर्ड शो नहीं होता। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि शो पासवर्ड, अगर हमें हमारा पासवर्ड देखना है तो हम उस पर टिक में लगा देते हैं तो हमारा पासवर्ड शो हो जाता है, बाकी वो पासवर्ड एस्ट्रिक के रूप में दिखाई जाता है। एक होता है रेडियो बटन,
रेडियो बटन इस टाइप का होता है, ठीक है, येस और नो करने के लिए। फिर आता है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स इस टाइप का होता है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया मैंने बताई दिया, ये टेक्स्ट एरिया हो गया। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन बनाना है, इस तरीके का ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक है। इसमें हम करते हैं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, फिर इसमें सेलेक्ट, इसमें सेलेक्ट में से क्या करेंगे हम, ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बस इस तरीके से इसका यूज करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग थे। अब हमें मान लीजिए HTML बनाना है, तो HTML के लिए टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, HTML का टेक्स्ट एडिटर होता है जिस पे हमें स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर हम उसे वेब पेज पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो हमें वेब पेज पर उसको पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। तो हम टेक्स्ट एडिटर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हम HTML कोई वेब पेज बनाए तो उसे हम नोटपैड पर लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस, उसके बाद सबलाइन टेक्स्ट 3, उसके बाद कोमोडो एडिट, ठीक है। ये मतलब कुछ फेमस टेक्स्ट एडिटर है HTML के लिए, इनका यूज किया जाता है। उसके बाद हम नोटपैड को ठीक है, अब हम नोटपैड को कैसे यूज करेंगे, नोटपैड को कैसे यूज करेंगे, तो देखिए, एक तो हमें होता है कि हम ऑप्शन में चले जाएं, उसमें स्टार्ट मेनू में जाकर और हम एसेसरीज में जाकर हम नोटपैड ओपन करेंगे, या फिर हम दूसरा एक रन कमांड और है, रन कमांड, ठीक है, विंडोज प्लस में R, रन कमांड ओपन हो जाएगी, उसमें हम टाइप करेंगे नोटपैड, ठीक है, नोटपैड उसमें टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे कि अपने जो भी है स्क्रिप्ट है उसको लिख लेंगे, उसको फिर पब्लिश करने के लिए हमें उसको चेक करना है तो हम उसको ब्राउज़र का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हमारा वेब पेज हो जाएगा तो हम उसको वेब पब्लिश करने के लिए लेके जाएंगे, तो वो वेब पब्लिशिंग का एक टॉपिक हो गया, वो हम आगे इंटरनेट में पढ़ लेंगे। तो ये हमारा HTML का पार्ट था, ये छोटा सा पार्ट है, छोटा सा और इम्पोर्टेंट पार्ट है। HTML में स्टैटिक हम वेब पेज बनाते हैं, वेब पेजों को हम मेंटेन करते हैं, उनको वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। और वह HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगी, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट एक लिंक टेक्स्ट होता है, और मार्कअप लैंग्वेज जिसमें स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई कोड होता है जिसमें हम पर्टिकुलर कोई विशेष कार्य को करते हैं, ठीक है, वो मार्कअप लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके का हम HTML का यूज़ करते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, ओके।